गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग। चलिए, फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम लोगों ने लेक्चर 1 चैप्टर 2 का लेक्चर 1 पढ़ लिया था, जहां पे हम लोगों ने हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे चलने वाला है। हाइपरटेंशन पढ़ लिया, आप एंजाइना पढ़ेंगे, फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो भी टॉपिक आएंगे सब हार्ट से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो एंजाइना क्या होता है। एंजाइना हम सीधे शब्दों में बात करें, सीने में होने वाला दर्द। अब वो दर्द क्यों होता है, किस लिए होता है, कौन कौन से टर्म्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, समझते हैं उसको बारी बारी से। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सारे टर्म्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है। एंजाइना को समझने से पहले एक टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता रहेगा, वो है हमारे पास इस्केमिया। ठीक है, अब ये इस्केमिया का मतलब क्या होता है, तो देखो इस्केमिया, बहुत सारे टर्म्स इसमें ऐसे हैं जिसका हमको रूट समझनी पड़ेगी। रूट मतलब वो वर्ड बना कैसे है। ठीक है, तो इस्केमिया का अगर हम बात करें तो ये जो इश्क वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक से आया, स्कीन से, जिसका मतलब होता है टू होल्ड बैक, रोक लेना। ठीक है, रिस्ट्रेन कर देना, मना कर देना, रेस्ट्रिक्ट, किसी चीज को कहीं के वहीं के वहीं क्या कर देना, रोक देना। ठीक है, रोकना, सीमित करना या प्रतिबंधित करना। तो ये वर्ड है स्किन से आया इश्क, और एमिया, एमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड, तो यानी कि ब्लड को रोक देना। तो इस्केमिया क्या है, इस्केमिया में क्या हो जाता है, कोई जो हमारी ब्लड वेसल है जो सप्लाई करती है खून की, वो ब्लॉक हो गई या कुछ भी हो गई, जिसकी वजह से खून आगे नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस्केमिया हो गया है। जब खून आगे नहीं जा पाएगा तो जाहिर सी बात है वहां जहां पे खून जा रहा था वहां के जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो खून के थ्रू ही क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें, इस्केमिया क्या होता है। इस्केमिया मींस इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, जिसको हम परफ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परफ्यूजन, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू अ टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचने के लिए जो ब्लड की सप्लाई है वो इनसफिशिएंट हो रही है, विच लीड्स टू ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेप्रीवेशन कम हो जाना, एंड इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और साथ साथ में जब ब्लड वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है तो उस एरिया के जो सेल्स हैं उनके पास ना तो ऑक्सीजन पहुंच रही है, और वो सेल जो काम कर रहे हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अगर लंबे समय तक ऐसा होता है तो वो सेल या टिश्यूज धीरे धीरे क्या होता है, डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको नेक्रोसिस कहते हैं। देखते हैं अभी आगे। ठीक है, इसके कारण क्या क्या है इस्केमिया के, समझते हैं ना। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल जम रहा है नसों में फैट जम रहा है, ऐसे बोल देते हैं। तो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू प्लेक बिल्डअप, प्लेक बोलते हैं, प्लेक वही जो फैट जमता है नसों के अंदर। ठीक है, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस या इसको हम एम्बोलिज्म भी कहते हैं। इसको मतलब क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉकेज। ये अभी डिटेल में आएगा, इसको हम डिटेल तब समझेंगे। सिंपल सी कहानी क्या होती है, थोड़ा सा बताता हूं मैं। जैसे कि ये अपने पास क्या है, ये सपोज ब्लड वेसल है अपनी। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल है, और ये नॉर्मल वाला केस है। ये समझ लो, ये इस टाइप से यहाँ पर वो जम गया है, क्या, फैट, ये फैट जमा हो गया है। तो होता क्या है, कई बार ये जो सबसे अंदर की लेयर होती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। ठीक है, ये कई बार क्या होती है, रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाएगी ऐसे, और अंदर का जो फैट है, वो बाहर निकल के आता है, जिसकी वजह से यहां पर फिर क्या जमा हो जाता है, जैसे ही बाहर निकलता है यहाँ पे क्लॉट बन जाता है। क्लॉट कई बार बड़ा हैवी सा ही बन जाता है, तो ये एकदम से पूरा रास्ता क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसी को थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म कहते हैं। प्रोसेस को समझेंगे अभी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आर्टरियल स्पास्म, स्पास्म क्या होता है, जो कई बार जो हमारी हार्ट के अंदर जाने वाली आर्टरीज होती है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स जो होती है, सपोज ये हार्ट की में सप्लाई हो रही है ये, तो कई बार बीच में जो आर्टरीज होती है वो स्पास्म कर जाती हैं, पिचक सी जाती हैं इस टाइप से। ठीक है, पिचकती हैं तो ब्लड की सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो जो आर्टरीज पिचक रही हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पास्म बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन, अचानक से ब्लड की सप्लाई कम हो गई, क्यों,
शॉक लग जाता है या कोई इंजरी हो गई है, तमाम कारण होते हैं। या एक्सटर्नल कंप्रेशन, ब्लड वेसल्स के ऊपर बाहर से कोई दबाव लगा रहा है। बाहर से कैसे लगा देगा? हमारे शरीर के बाहर से नहीं, बॉडी के अंदर ही मान लो ब्लड वेसल के बगल में कोई क्या आ गया है, ट्यूमर क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है? ट्यूमर क्रिएट हो गया, और वो उस ब्लड वेसल को क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तो वो ब्लड वेसल क्या हो गई है, पिचक गई है। तो एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल ट्यूमर या स्वेलिंग की वजह से, या बैंडेज कई बार बांध देते हैं बहुत टाइट से, उसकी वजह से। ठीक है, चलिए, तो इस्केमिया हमने समझा, इस्केमिया हो क्यों रही है वो चीज समझ ली हमने। इस्केमिया के अगर हम टाइप समझे तो ऐसा नहीं है कि इस्केमिया हमको हार्ट में ही देखने को मिलता है। इस्केमिया कई जगह, कहीं बॉडी में कहीं भी हो सकता है। मायोकार्डियल इस्केमिया ये हार्ट में हो जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लो रुक जाता है हार्ट मसल्स के लिए, तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम लोग एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे सिलेबस की जो हेडिंग है ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। तो फिलहाल हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ रहे हैं? एंजाइना पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंजाइना को समझेंगे। देन सेरेब्रल इस्केमिया, ब्रेन की बात आ गई, ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो रहा है। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं, स्ट्रोक पड़ गया, अचानक से क्लॉट जम जाता है, तो उसकी वजह से हो जाता है ये। ठीक है, देन पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब होता है बाहर हाथ पैरों में कहीं पे कोई नस दब गई है। ठीक है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन या गैंग्रीन। तो गैंग्रीन का मतलब होता है यहाँ पर कि एक तरह से नहीं, सेल की डेथ हो गई है, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे क्या हो गया, हमारे सेल्स डेड हो रहे हैं। इंटेस्टाइनल इस्केमिया, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू गट, पेट में ब्लड की सप्लाई कहीं से कम हो गई है किसी वजह से, तो एब्डोमिनल पेन और बवल नेक्रोसिस, वहां पे नेक्रोसिस, गैंग्रीन। ठीक है, सेल क्या हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी, क्या डिफरेंस आ जाता है अगर ब्लड की सप्लाई कम होती है? तो डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होती है। ये जो ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की जो कमी होती है, उसको हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। बच्चा इस्केमिया और हाइपोक्सिया को एक साथ कंपेयर कर देता है, दोनों अलग है, ध्यान रखना। इस्केमिया की वजह से हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, इस्केमिया में ब्लड रुक रहा है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हाइपोक्सिया हो गया है। दोनों में अंतर है। ठीक है, सेल स्विच टू एंड्रोबिक मेटाबॉलिज्म, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सेल क्या करते हैं, एंड्रोबिक मेटाबॉलिज्म। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हाथ पैर भर जाते हैं हमारे, लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड इस्केमिया, बहुत लंबे समय तक इस्केमिया रहा अगर, तो सेल इंजर्ड हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब इस्केमिक जो डिजीज होती है, इस्केमिक की वजह से कई सारी हैं, ब्रेन की हमने देखी, लेकिन हमारे मतलब की क्या है, हार्ट की है। तो जब हार्ट में इस्केमिया की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, वर्ड का बहुत खेल है यहाँ पर। आपके कोर्स में, यानी कि आपके सब्जेक्ट में जितने अच्छे वर्ड्स क्लियर रहेंगे, उतना अच्छा टॉपिक आपको आसान लगेगा। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी खून के रुकने की वजह से, तो डिफाइन कर देंगे, कंडीशन है जहां पर हार्ट मसल रिसीव एन इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, देयरफॉर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इसीलिए क्या है, ऑक्सीजन भी इनसफिशिएंट हो गया है। क्यों? ड्यू टू नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। स्पेशली यहां पर क्या होता है, या तो पतली हो जाती है, रुक जाती है, कौन सी, कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज होती है वो आर्टरीज जो हार्ट की हार्ट के सेल्स को, टिश्यूज को क्या कर रही हैं, ब्लड की सप्लाई देती है, उनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, इसकी वजह से हम लोग इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कह देते हैं, CAD। ठीक है, इसी केस में कई बार स्टेंट लगता है हार्ट के अंदर। क्या क्या इससे क्रिएट होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या क्या आ जाती है, एंजाइना हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, और हार्ट फेलियर हो सकता है। ये तीनों ही कंडीशन हम लोग समझेंगे बारी बारी से, जो आने वाले टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, एरिथमिया, हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना एंजाइना। एंजाइना हमारे जो डिजीज है उसके बारे में जिक्र करेंगे। अब इसमें बार बार इस्केमिया वर्ड आएगा, तो वो पहले क्लियर कर दिया मैंने। ओके, अब एंजाइना वर्ड कैसे बना हुआ है? एंजाइना वर्ड बना हुआ है एंज या एंजिन से, जो कि लैटिन से आया है, एंजियर से। इसका मतलब होता है टू चोक, स्ट्रैंगल या टाइटन। जब
पेन उठता है ना यहाँ पे, वो इस्केमिया होता है, ऐसा लगता है हार्ट में चोकिंग हो गया, टाइटनेस ही आती है बड़ी, तो वहां से वर्ड आया। और आखिरी में ए लगाते हैं जो कि नाउन की एंडिंग होती है, तो एंजाइना बन जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखनी है? एंजाइना मींस चेस्ट पेन और प्रेशर, प्रेशर लगता है, ऐसा लगता है भारी सा कोई बैठा है चेस्ट के ऊपर, ड्यू टू टेम्परेरी इस्केमिया। अब इस्केमिया समझा दिया, बात समझ में आ रही है? टेम्परेरी इस्केमिया की वजह से हमको चेस्ट पेन या प्रेशर लगता है, ठीक है, ऑफ द हार्ट मसल्स, यूजुअली कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और ये स्पेशली किसकी वजह से होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है। सिंपल, अगर आप इतना भी लिखते हो ये भी ओके है। ठीक है, इसका मेन कैरेक्टर क्या है एंजाइना का? भैया चेस्ट में पेन होगा और डिस्कंफर्ट होता है, बड़ा अजीब सा लगता है, भारी भारी सा चेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस एंजाइना को ही कॉमनली हम आम तौर पे क्या बोल देते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल देते हैं, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइना पेक्टोरिस का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो पढ़ा नहीं है। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज इक्वल टू एंजाइना, दोनों की दोनों क्या है? सेम चीजें हैं। ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ एंजाइना से कुछ स्टेट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं पहले भी कराता था, अब और सटीक तरीके से चीजों को स्पेशलाइज तरीके से करवा रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ एंजाइना की बात करें तो पहला होता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल मतलब एक ऐसा एंजाइना जो स्टेबल है, दर्द होगा भी और चला भी जाएगा। ठीक है, तो देखें, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रेडिक्टेबल फॉर्म। ध्यान रखना, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये एंजाइना का दर्द है। ठीक है, और बड़ा कॉमन होता है। पैटर्न क्या रहेगा इसका? इट ऑकर्स इन प्रेडिक्टेबल पैटर्न, हमें पता है ये कब आएगा, बहुत तेज दौड़ने से या सीढ़ियां चढ़ने से। ठीक है, यू कैन ऑफन एंटिसिपेट, आप जज कर सकते हो कि अच्छा मैं सीढ़ियां चढ़ूंगा तो मेरे सीने में दर्द होगा। ठीक है, व्हाट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, यानी किस लेवल की आप एक्सरसाइज या अपने शरीर को फिजिकल एक्टिविटी दोगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा, चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम से हार्ट के लिए क्या होगा, हार्ट जब तेजी से पंप करेगा तो हार्ट की मसल्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, और वहां की कोरोनरी आर्टरी क्या हो गई, पतली हो गई है, तो ब्लड सप्लाई पहुंचेगी नहीं तो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिगर, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, मतलब दर्द को एक्टिवेट कर देती है? फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, अपहिल, सीढ़ियां या पहाड़। इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनली आप स्ट्रेस हो, कुछ घर में है ना, पारिवारिक कलह हो गया है, जो भी हो गया है। कोल्ड वेदर, इसीलिए ठंड में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सर्दियों में आप ज्यादा ना टहलें या जॉगिंग ना करें, सिर्फ टहलना है तो टहलें। ठीक है, सर्दियों में रनिंग करने के लिए बड़े बूढ़ों को क्यों मना किया जाता है? क्योंकि ब्लॉकेज होने की संभावना हो सकती है, तेज दौड़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है। ईटिंग अ हैवी मील, ये बहुत आप हैवी खा लो तो उस केस में भी कई बार ट्रिगर हो जाता है। ड्यूरेशन, ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट के लिए रहता है, रेयरली मोर देन 15 मिनट, बहुत ही कम ऐसा होता है कि 15 मिनट से ज्यादा ये दर्द रहे। रिलीफ कैसे मिलेगा? इट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट और बाय टेकिंग मेडिकेशन। आप दर्द उठा, बैठ जाइए शांति से, रेस्ट मिल जाएगा, या फिर आप क्या ले रहे हैं, मेडिकेशन ले लें, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, याद कर लीजिए। प्लेस्ड अंडर द टंग, जीभ नीचे रखते हैं, तुरंत डिजोल्व होकर सीधा ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, तुरंत हमको क्या मिलता है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, ब्लड की सप्लाई नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेबल है, मतलब इसके बारे में हमको पता है, अच्छा ये दर्द हो रहा है, एंजाइना का, रुक जाते हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल आ गया। व्हाट इट फील लाइक, कैसा फील होता है? तो डिस्क्राइब्ड एज प्रेशर, ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है, स्क्वीज कर रहा है, टाइटनेस, जकड़न सी लग रही है, चेस्ट डेट में स्प्रेड टू द शोल्डर, आर्म्स, नेक और जॉ। और ये टाइटनेस या स्क्वीजिंग या पेन है, ये शोल्डर से होता हुआ, नेक से होता हुआ आपके जबड़े तक जाता है, तो समझ जाओ आपका हार्ट का प्रॉब्लम है। मेन कॉज क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, इस एंजाइना हो क्यों रहा है? इस्केमिया की वजह से। इस्केमिया क्यों हो गया? ब्लॉकेज हो गया है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इन वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज। आपकी कोई ना कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से आपको एंजाइना हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, अनस्टेबल एंजाइना की बात करें, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी भी होती है, अगर ये उठता है दर्द तो फिर हॉस्पिटल ही भागना पड़ता है। क्यों? आओ देखते हैं। ये ज्यादा डेंजरस होता है और अनप्रेडिक्टेबल है, कब होगा नहीं पता, जरूरी नहीं है कि चलने फिरने से हो, ये नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाता है। ठीक है, पैटर्न क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है एंड कैन ऑकर एट रेस्ट, आप बैठे हो तब भी उठ जाएगा दर्द, वाइल स्लीपिंग, सोते हुए भी, और विद मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी, चलना फिरना, खाना पीना होता है, उसमें भी ये दर्द उठ जाता है। ठीक है, जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। ट्रिगर क्यों होता है? विदाउट एनी ऑब्वियस, कोई इसका कारण नहीं है क्यों होता है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें,
ये ज़्यादा सीवियर होता है, लंबे समय तक मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा इसका दर्द वगैरह रहता है, ठीक है, और ये आता जाता रहेगा, ठीक। रिलीफ की बात करें, इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। आप कहो आराम कर लें, रेस्ट हो जाए, नहीं। नाइट्रोग्लिसरीन खा लें, नहीं, ठीक है। या नाइट्रोग्लिसरीन खाओगे तो जो नॉर्मल डोज चलती है अपनी स्टेबल एंजाइना वाली, उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। कैसा फील होता है? पेन होता है बिल्कुल स्टेबल एंजाइना की तरह, बट यूजुअली मोर इंटेंस, ज़्यादा तेज होता है, कमिंग मोर फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी दर्द उठता है, मोर इजीली एंड विद ग्रेटर सीवियरिटी, बहुत तेजी से आता है, ठीक है। इसका कॉज क्या है फिर? यूजुअली कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ फैटी प्लेग। देखो ये चीज यहां पे समझनी है, जो मैं यहां समझा रहा था, ठीक है, कि कहां गया, हाँ, ये जो यहां पे क्या फैटी प्लेग है, ये रप्चर हो गया, टूट गया, ठीक है। इसके टूटने की वजह से यहाँ क्लॉटिंग होती है, तो अभी टूट गया है तो कभी भी टूट सकता है, सोते उठते बैठते, इसका कोई रीजन नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो रप्चर ऑफ फैटी प्लेग इन आर्टरी लीडिंग टू रैपिड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, बड़ी तेजी से ब्लड क्लॉट बनता है, क्योंकि वो जो अंदर की लेयर टूटी है ना, नीचे फैट का प्रेशर पड़ा, अंदर की एंडोथेलियम लेयर टूट गई। बॉडी क्या समझती है कि कोई चोट लग गई है बॉडी के अंदर, वो तुरंत अपना क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, क्लॉट बनाना स्टार्ट करता है। अब वो क्लॉट कई बार, अगर आर्टरी बहुत पतली होती है, क्लॉट बड़ा बन जाता है, वो एकदम से चोक कर देता है, फिर ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ठीक है। ब्लड क्लॉट डेट पार्शली, कुछ हद तक, और सीवियरली, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है आर्टरी को। द ब्लॉकेज इज अनस्टेबल एंड कैन क्विकली प्रोग्रेस टू कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है। ब्लॉकेज क्या होता है? अनस्टेबल होता है, थोड़ा होगा, प्रेशर से बढ़ेगा आगे, और धीरे धीरे क्या होता है, पूरा ब्लॉकेज कर देता है। और अगर पूरा ब्लॉक कर दिया उसने, तो उसको हम कहते हैं फिर हार्ट अटैक, ठीक है, अटैक पड़ना, गया आदमी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो, ठीक है। अब वो जो रप्चर हुआ था उसकी कहानी है यहाँ पे, इसको समझते हैं, थोड़ा सा अंदर बेसिक में जाते हैं कि भाई वाई रप्चर प्लेग फॉर्म क्लॉट, ये क्लॉट क्यों बना लेता है? भाई अगर फट गया है तो ठीक है, फैट निकल जाए, आगे बह जाए अपना, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द इनर कोर ऑफ द प्लेग कंटेन हाई लेवल ऑफ टिश्यू फैक्टर्स। टिश्यू फैक्टर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे ना, टिश्यू फैक्टर्स जो अपने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो कह रहा है प्लेग के अंदर की जो कोर होती है, ठीक है, हमने देखा था अभी यहाँ पर, ये मान लो प्लेग है यहाँ पर, तो इसके अंदर की जो ये कोर है, यहाँ पर क्या है, प्लेग कंटेन हाई लेवल ऑफ टिश्यू फैक्टर एंड लिपिड्स, बहुत ही ज्यादा इसमें हाई लेवल के टिश्यू फैक्टर और लिपिड्स अवेलेबल है। व्हेन ब्लड टचेस दीज हिडन सब्सटेंसेस, अब ये रप्चर होगा तो ब्लड अंदर टच होगा, तो उसको टच करते ही ब्लड को क्या लगता है कि चोट लग गई है बॉडी को, और वो क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉटिंग प्रोसेस थी कास्केड मैकेनिज्म, वो जो 12 फैक्टर थे वो एक्टिवेट होके क्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट रिएक्ट इंस्टेंटेटली, द बॉडी मिस्टेक्स दिस सडन एक्सपोजर फॉर अ सीवियर वेसल इंजरी। बॉडी क्या गलती समझ लेती है कि भाई कोई सीवियर इंजरी हो गई है ब्लड वेसल के अंदर, एंड ट्रिगर्स एंड एग्रेसिव इमरजेंसी क्लॉटिंग, वो पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देती है। टू सील द ब्रीच, कि वो जो टूटा है वहां पे वो पूरा सील हो जाए, विच रैपिडली फॉर्म अ लार्ज ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लड क्लॉट बनता है, पूरी की पूरी आर्टरी को हमारे ब्लॉक कर लेता है। यही वजह है कि क्या होता है, अचानक से एकदम से अटैक पड़ता है कुछ लोगों को, ठीक है। अब समझो इसको क्या, इसका एक नाम है द क्लॉटिंग कास्केड कॉजिंग ब्लड प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन टू एक्यूमुलेट। अभी क्लॉटिंग कास्केड स्टार्ट हुआ, तो अगर क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपके दिमाग में याद है, तो ब्लड प्लेटलेट्स और फाइब्रिन आकर के वहां पर इकट्ठा होते हैं और क्या बनाते हैं, थ्रोम्बस, और ब्लॉकेज, पूरा ब्लॉक कर देंगे उसको, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, क्योंकि थ्रोम्बस बन रहा है वहां पे, क्लॉट बन रहा है पूरा वहां पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज द थ्रोम्बोसिस। तो दिस इज अनस्टेबल एंजाइना। तीसरा है हमारे पास वेरिएंट एंजाइना या प्रीजमेंटल एंजाइना भी कहते हैं, रेयर टाइप का होता है, बहुत ही कम होता है, कॉज्ड बाय स्पास्म इन द कोरोनरी आर्टरी। ये इसकी वजह कौन है, स्पास्म, याद रखेंगे स्पास्म, मैंने क्या बताया था, जो आर्टरी है वो क्या हो रही है, पिचक रही है किसी वजह से, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है।
पैटर्न क्या, इट ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर एट रेस्ट, ये कभी भी हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा, ऑफन बिटवीन मिडनाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। इसका जो पैटर्न ज्यादातर देखा गया है रेस्ट पे होता है और मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग में देखा गया है इसको। इट इज नॉट टिपिकली ट्रिगर्ड बाय फिजिकल एक्सप्रेशन। अब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करो उससे ट्रिगर नहीं होता ये, मतलब उसकी वजह से क्रिएट नहीं होता, ये रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, कैन बी ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इसलिए कहा जाता है ठंड से, है ना, ज्यादातर अटैक्स ठंड में आते हैं, ठंड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, और मेडिकेशन डेट टाइटन ब्लड वेसल्स, या कोई ऐसी मेडिकेशन खा रहे हो आप जिसकी वजह से ब्लड वेसल टाइट हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। देन ड्यूरेशन की बात करें, पेन कैन बी सीवियर बट इज यूजुअली रिलीव्ड बाय मेडिकेशन लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। पेन काफी सीवियर होता है बट नाइट्रोग्लिसरीन से ये ओके हो जाता है, ठीक हो जाता है। कैसा लगता है, लगने का तरीका वही है, इंटेंस चेस्ट पेन, इट कैन ऑकर इन साइकिल्स, याद रखेंगे ये साइकिल्स में आता है, बैक टू बैक करके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है ना तो साइकिल्स में आएगा। ऑफन एट द सेम टाइम ईच डे, और अक्सर दिन में एक ही टाइम पर रिपीट होता है हर दिन। ठीक है, तो ये आ गया अपना वेरिएंट एंजाइना या प्रीमेंटल एंजाइना। उसके बाद कुछ वैरायटी और है हमारे पास। ठीक है, इसके कॉज की बात करें, अ सडन टेम्परेरी स्पास्म और टाइटनिंग ऑफ द मसल्स, अचानक से स्पास्म आ जाता है, मसल्स टाइट हो जाती हैं इन द वॉल ऑफ कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी में होगा ये, विच नैरोज द आर्टरी, जो आर्टरी को पतला कर देता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इट कैन हैपन इन आर्टरी विद और विदाउट प्लेग बिल्टअप, यहाँ पे प्लेग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक है माइक्रोवस्कुलर, माइक्रोवस्कुलर में क्या होती है, हार्ट की जो स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती है ना, बहुत सबसे छोटी वाली, महीन वाली, उनके अंदर क्या हो रहा है, प्लेग जम रहा है या दिक्कत आ रही है। नॉट द मेन कॉर्नरी आर्टरी, मेन कॉर्नरी आर्टरी में दिक्कत नहीं है, स्मॉलेस्ट वाले में है। ठीक है, पैटर्न की बात करें, ये स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल, दोनों टाइप के हो सकते हैं। द चेस्ट पेन ऑफन लास्ट लॉन्गर देन स्टेबल, चेस्ट पेन लंबे समय तक रहता है, 10 से 30 मिनट तक रहता है। ठीक है, माइक्रोवस्कुलर में रहता है तो जल्दी पकड़ में भी नहीं आता कई बार ये। फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस इसको ट्रिगर करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन से ही ये कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, चेस्ट का फील कैसा होगा, चेस्ट पेन इज ऑफन अकम्पनीड बाय अदर सिम्टम्स, यहाँ पर चेस्ट पेन के साथ कुछ और भी चीजें देखने को मिलती है, थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं आएगी और सोने में दिक्कत आती है, इसमें ये खासियत है। मेन कॉज की बात करें, पुअर फंक्शन और डिजीज इन टाइनी ब्लड वेसल्स, जो एकदम माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती है ना, वो क्या हो रखी है, उनका फंक्शन पुअर है, सही से काम नहीं कर रही है, या उनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, डेट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द मेन कॉर्नरी आर्टरी, मेन कॉर्नरी आर्टरी से पतली पतली आर्टरीज निकलती हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। दीज वेसल्स आर टू स्मॉल, ये बहुत छोटी होती है, टू बी सीन ऑन अ स्टैंडर्ड एंजियोग्राम, जो एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राम करते हैं, उसमें कई बार ये पकड़ में भी नहीं आती हैं, विच इज वाई टेस्ट में अपीयर नॉर्मल डिस्पाइट द पेशेंट हैविंग सिम्टम्स, उसको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, एंजियोग्राम किया, उसमें पकड़ में भी नहीं आता कई बार ये। ठीक है, क्लियर है। मेन आपको क्या याद रखना है, स्टेबल और अनस्टेबल वाला। कुछ और टाइप के हैं, जैसे कि एक है रिफ्रैक्टरी एंजाइना, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टरी एंजाइना इज ए क्रोनिक, ये क्रोनिक मतलब एक लंबे समय से चला आ रहा है, डेट परसिस्ट डिस्पाइट ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, पूरी मेडिकल थेरेपी चल रही है उसके बाद भी ये है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हो गया है। रीवस्कुलराइजेशन प्रोसीजर, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ती है इसमें लास्ट ऑप्शन में आकर के। ठीक है, इट इज फॉर्म ऑफ सीवियर लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट, कोई दवा काम नहीं करेगी क्योंकि पूरी ब्लॉक हो चुकी है, थोड़ी बहुत ही बची होती है, जितना जल्दी हो बाईपास सर्जरी हो जाए उतना अच्छा। ठीक है, एक होता है साइलेंट एंजाइना, एंजाइना का प्रकार, साइलेंट मतलब शांत, होता रहेगा, इंसान को ना दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे उसको लेकर के, क्योंकि दर्द जो पहुंचाने वाली नर्व्स होती है ना, वो वहां की खराब हो जाती हैं। क्यों खराब होती हैं, बात करेंगे अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पेन हुआ ही नहीं तो पता ही नहीं चला, अचानक से अटैक और आदमी चला गया, डेट इज कॉल्ड साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना इज ए टाइप ऑफ कार्डियक इस्केमिया, ये भी कार्डियक इस्केमिया है, डेट ऑकर विदाउट एनी ऑफ द टिपिकल पेन, कोई पेन नहीं हो रहा, कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा जो कि एंजाइना की वजह से होने चाहिए। द हार्ट मसल्स इज बीइंग स्टार्व्ड ऑफ ऑक्सीजन, हार्ट मसल ऑक्सीजन की कमी को झेलते रहते हैं, स्टार्विंग हो गई है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। बट द पर्सन फील्स नो चेस्ट पेन, प्रेशर और डिस्कम्फर्ट, इंसान को कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, इसेंशियली इट इज ए हार्ट अटैक विदाउट द पेन, ये ऐसा अटैक होता है बिना दर्द वाला, अटैक पड़ा, इंसान गया गिर पड़ा, दर्द ही नहीं हुआ। ठीक है, और एंजाइना विदाउट द पेन, हार्ट अटैक विदाउट द पेन। ठीक है ना,
बिना दर्द का अटैक आ रहा है। ये इसको साइलेंट क्यों कहा गया? अब देखो होता क्या है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, तो अगर आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे आगे जा करके, डायबिटीज़ जो होती है हमारी जो नर्व्स होती हैं, है ना, न्यूरॉन्स, उनको डैमेज करती है। ठीक है, तो डैमेजेस नर्व्स, तो इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जहाँ पर पेन लेके जाना चाहिए था उसको ब्रेन के पास, वो नर्व्स क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, दर्द नहीं गया। एंजाइना का एल्डरली इंडिविजुअल एजिंग कैन समटाइम ऑल्टर पेन परसेप्शन, बुढ़ापे की वजह से कई बार दर्द का क्या होता है, परसेप्शन बदल जाता है, समझ ही नहीं आ रहा दर्द है कि नहीं है। ठीक है, दोज हु हैव हैड अ प्रीवियस हार्ट अटैक, जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है तो उसकी वजह से वहां की जो नर्व एंडिंग होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो दोबारा में दर्द वगैरह क्या होता है वो फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट दर्द पहुंचाने वाली जो नर्व्स है वहां की डैमेज हो गई हैं, तो वो दर्द को वहां तक लेके ही नहीं जा पा रही है, इसीलिए ये साइलेंट हो जाती हैं। ठीक है, देन है पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट। कई बार जिन लोगों का क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, न्यू हार्ट इज नॉट कनेक्टेड टू द पेशेंट्स नर्वस सिस्टम, जो नया हार्ट होता है कई बार वो पेशेंट्स के नर्वस सिस्टम से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि पहले वाला हार्ट था तो दर्द फील नहीं कर पाता है। इंडिविजुअल विद हाई पेन थ्रेशोल्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्द बहुत हाई लेवल पे ही फील होता है, लो लेवल पे फील नहीं होता है, तो इन लोगों को भी दर्द का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा एंजाइना, समझते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियोवास्कुलर वाला। आजकल हार्ट प्रॉब्लम बड़ी आम है, तो आपको सारे टॉपिक हाइपरटेंशन, एंजाइना जो भी हम पढ़ेंगे आगे वो बहुत अच्छे से और डिटेल में समझने हैं। चलिए अब बाद बाकी जो एमसीक्यू दूंगा आपको मैं, वहां से आपको छोटे छोटे पॉइंट सारे कवर अप होते चलेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। एटियोलॉजी की बात करें तो मेन क्या है, कॉजेज रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई, कम हो गया, आप आंसर दे सकते हो यहाँ पर। क्यों कम हो गई है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, प्लेग जम गया है, कोरोनरी आर्टरी का स्पास्म की वजह से थ्रोम्बोसिस हो गई है या एम्बोलिज्म हो गया है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी की एनोमली, आर्टरी में कोई गड़बड़ी हो गई है, सीवियर अनीमिया, अचानक से अनीमिया हो गया है ना, ब्लड की कमी हो गई है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। हाइपोक्सेमिया, लंग्स डिजीज है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं खींच पा रहा इंसान। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, या कहीं ऐसी जगह था धुआं हुआ, आग में था, फंसा हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा सूंघ लिया उसने। तो अल्टीमेटली अब आप लोगों के लिए जो कॉज है समझना काफी आसान है। क्या कॉज है, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। कैसे बढ़ जाएगी, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑक्सीजन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। इमोशनल स्ट्रेस होता है, एंगर, फियर, एंजाइटी, इसमें क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है जो हार्ट को बहुत तेजी से पंप करता है। और जब हार्ट तेजी से काम करेगा तो हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्रॉब्लम है तो दिक्कत आएगी। देन एक्सट्रीम टेम्परेचर, स्पेशली कोल्ड वेदर, जिसकी वजह से जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं और बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। हैवी मील्स, बहुत ज्यादा खाना खा लें अगर, तो ये डाइवर्ट कर देता है ब्लड फ्लो को टू डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट से हटा करके ब्लड बॉडी में कहाँ ले गए, स्टमक के पास, तो हार्ट के पास ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, बहुत ज्यादा थायराइड है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, जब हाई बीपी है तो हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उस बीपी के अगेंस्ट हार्ट का क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, और अगर उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसके मतलब प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे हो गए क्या, एटियोलॉजी। अब इस्केमिया आप समझ में आ गया तो एटियोलॉजी इजीली समझ में आ गया। पैथोजेनेसिस वेरी सिंपल, फटाफट समझते हैं इसको। कारण क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आर्टेरियल स्पास्म हो सकता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेग और थ्रोम्बस, तीनों एक साथ हो गया। ये तीनों ही मिलके क्या क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, इस्केमिया। इस्केमिया होगा तो सेल्स के पास क्या हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगी। हाइपोक्सिया हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, एंजाइना हो जाएगा। अब अगर यही थ्रोम्बोलिसिस हो जाए, एंजाइना यहां तक वैसे खत्म हो गया, लेकिन अगर थ्रोम्बोलिसिस हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, तो अनस्टेबल एंजाइना होगा जो कि ज्यादा डेंजर हो जाता है। सिंपल, देखो मैंने कहा था हाइपरटेंशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे बहुत सारे मैकेनिज्म थे। ठीक है, उसको भी देखो मैं कोशिश करूंगा इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाऊं प्रॉपर कि वो एक में अगर आ पाए तो, अदरवाइज आगे के जितने फ्लो चार्ट रहेंगे वो ऑलमोस्ट इस तरह से रहेंगे। पैथोजेनेसिस में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट बना के आना है, दैट्स इट, खेल खत्म। ठीक है,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब ये भी आपको समझ में आता होगा, ठीक है, आसान हो गया ये भी। अब चेस्ट में पेन होगा, पेन कैसा होता है उसको समझ लेते हैं। आप सीधा चेस्ट पेन लिख सकते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टिंग, सिकुड़ने वाला, कि कुछ चीज़ सिकुड़ रही है। स्क्वीजिंग, कोई चीज़ दबा रही है। प्रेशर, लाइक कोई प्रेशर है बहुत भारी ऊपर सा। या बर्निंग पेन, एक बर्निंग पेन, जलने वाला पेन होता है। रेडिएशन की बात करें तो ये लेफ्ट आर्म से होता हुआ शोल्डर, नेक, जॉ और बैक, पीछे हार्ट के ठीक पीछे तक फैलता है। तो ये दर्द ऐसे उठता है और ये पूरा इस तरह से फैलता है। तो आइडिया लगता है कि हाँ ये एंजाइना का पेन है। ड्यूरेशन 2 से 10 मिनट। आप सिंपल चेस्ट पेन भी लिख के आ सकते हैं, ओके है, ठीक है। ये मेन लक्षण होता है। दूसरे सिम्टम्स जो इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे वो क्या क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलेगी आपकी, ठीक है। पल्पिटेशन, धड़कनें तेज हो जाएंगी। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत तेज आपको क्या आएगा? पसीना आएगा। नॉइजिया, वॉमिटिंग, जी मिचला सकता है। एंजाइटी, चिंता से होने लगती है। फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, एक अनहोनी की आशंका सी आपको लगने लगती है। फटीग, थकान होती है। डिजीनेस, चक्कर जैसे आता है, ठीक है, खास करके बूढ़े लोगों में, ठीक है। तो अब ये बड़ा आसान हो गया अपने पास मैनिफेस्टेशन। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट 2 प्रकार के होंगे हमारे पास। एक होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि बिना मेडिसिन वाला। इसका सबसे सिंपल जो हाइपरटेंशन में था वही यहाँ सेम लिख सकते हो कि भाई लाइफस्टाइल चेंज करो अपनी। स्मोकिंग कर रहे हो, छोड़ दो। डाइटरी चेंज करो, लो फैट खाओ, लो कोलेस्ट्रॉल खाओ, हाई फाइबर लो। हैवी मील्स, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाओ। रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में ध्यान रखना, एंजाइना है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैवी। मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा करना है। ये नहीं कि जिम चलेगा और बहुत रनिंग करने लगे, वो दर्द उठेगा, दिक्कत आ जाएगी। वेट कम करना है आपको, अपने BMI को नॉर्मल लेकर के आना है। अल्कोहल वगैरह लेते हो, कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हो तो उसको कम कर दो, ठीक है। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो तो उसको कम कर दो। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन थेरेपी, सब सुनते हैं, लेकिन स्ट्रेस वाले, जिनको स्ट्रेस होता है वो बेचारे कर नहीं पाते। एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, पर्याप्त मात्रा में सो, ठीक है। दिक्कत है, मतलब सारे काम हटा दो कि सेहत बहुत जरूरी है, बिना सेहत के आप काम ही नहीं कर पाएंगे, ओके। देन कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क हैं? अगर आपका BP है तो कंट्रोल करो, डायबिटीज है तो कंट्रोल करो, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड बहुत ज्यादा तो कंट्रोल करो। ये रिस्क फैक्टर है, ये आपका एंजाइना को बढ़ाएंगे। ट्रीट एसोसिएटेड कंडीशन, अगर अनीमिया है या थायराइड जैसे डिसऑर्डर भी है तो उसको भी ठीक करो। ये सब मिलके बढ़ाते हैं। कोई भी एक बीमारी एक अकेली नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी होती है। रेगुलर मॉनिटर करना है, रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराओ, ECG, स्ट्रेस टेस्ट कराते रहो अगर जरूरत है तो। पेशेंट एजुकेशन अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंजाइना सिम्टम्स एंड अर्ली मेडिकल हेल्प, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। देन फार्माकोलॉजिकल, मैंने कहा दवाइयाँ याद रखनी है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल लेके चलूंगा जिससे कि आप लोग क्या कर सको, उसकी डिटेलिंग याद कर सको और बिल्कुल ऐसा लिख सको जिन बच्चों लोग ज़्यादा पढ़ते हैं लिख सकते हैं तो ऐसा ही लिखें, बहुत अच्छे नंबर आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको जो स्टार्टिंग की 4 कैटेगरी हैं उसको याद रखना है। जैसे कि आप जैसे मैंने पहले हेडिंग डाली है ड्रग फॉर एक्यूट रिलीफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसका रीजन आपको समझ में आएगा MCQ में। कुछ स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एंजाइना के एक्यूट रिलीफ में आप क्या देना चाहोगे। तो जो मैंने इस तरह से लिखा है ना, उसको कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ये एक्स्ट्रा नहीं है। जो 5 साल के पेपर हो चुके डिफरेंट स्टेट्स की, उसकी एनालिसिस करने के बाद अब जो ये नोट्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर नोट्स बन रहे हैं। पुराने वाले भी ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब टू द पॉइंट नोट्स बन रहे हैं और डिटेल बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है वो, भाई एक्यूट रिलीफ में या फर्स्ट चॉइस क्या है, या इमीडिएट रिलीफ के लिए एंजाइना में आप क्या दोगे। तो नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को जीभ के नीचे रखवा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट का स्प्रे और टैबलेट्स आती है, क्लियर। इससे होता क्या है ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि भाई रैपिड वीनोडाइलेशन, तुरंत एकदम जो वीन्स होती हैं खुल जाती हैं। प्रीलोड कम हो जाएगा, मतलब जो हार्ट के पास वो पहुंच रहा है, पहले BP ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ब्लड पहुंच रहा था, अब कम पहुंचेगा। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि हार्ट उतना वर्क करना नहीं पड़ेगा। तुरंत रिलीफ मिलता है 1 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया इमीडिएट के लिए, ध्यान रखेंगे। अगर लंबे समय से आपको एंजाइना है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल, तो उसमें आपको नाइट्रेट्स ओरल या ट्रांसडर्मल या लॉन्ग एक्टिंग
मुंह से खाने को दे सकते हैं, या ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, लगा देते हैं, लगातार एक फिक्स क्वांटिटी में बॉडी में जाता रहता है। इसमें आइसोसॉर्बिट नाइट्रेट, आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेस आते हैं। ठीक है, ये एंजाइना के अटैक ना पड़े उसको रोकता है ये। ओके, अब इसमें अगर मैं बात करूं नाइट्रेट्स तो यहां पे भी थे अपने। दूसरा है बीटा ब्लॉकर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोप्रानोलोल, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल। जिससे प्रोप्रानोलोल बार बार आता रहेगा, तो बीटा ब्लॉकर ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं ये, और दूसरे जगह भी काम में आएंगे बीटा ब्लॉकर्स। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि जो फोर्स लगा रहा है हार्ट वो कम हो जाएगा, बीपी डाउन होगा, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि हार्ट मसल्स को अब उतना काम नहीं करना पड़ रहा है। फर्स्ट लाइन इन स्टेबल एंजाइना, अगर स्टेबल एंजाइना है तो पहली चॉइस होती है ये। ठीक है, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं इसके अंदर, जो ये भी क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं। इसमें कौन कौन आ गया, वीरापामिल, डिल्टियाजाम, एम्लोडिपिन। ठीक है, एम्लोडिपिन वगैरह ये सब आप लो बीपी करने के लिए पढ़ोगे। ये वैसोडाइलेशन करते हैं, आफ्टर लोड कम हो गया, बीपी कम होता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि हार्ट को अब उतना तेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हार्ट मसल्स को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं रहेगी। यूजफुल है इन प्रिंजमेंटल एंजाइना। अब ये आप देना चाहो दो, नहीं देना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये वाली हेडिंग के साथ ये एग्जाम्पल पक्का देने हैं। ठीक है, और खासकर जिनको मैं राउंड कर देता हूँ, हमेशा बताता हूँ, जिनको मैं राउंड कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और मैक्सिमम याद कर सकते हो तो आपकी चॉइस है। देन पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, इसमें है निकोरेंडिल। ये क्या करते हैं, आर्टेरियल और वीनस डायलेशन करते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, वही वीन्स को डायलेट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गया वीन्स को लेकर के, इसके अलावा हम लोग कुछ प्रिवेंटिव ड्रग साथ में लेके चलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, जैसे कि क्लॉट ना जमे, है ना, अचानक से रप्चर हुआ, क्लॉट ना जमे, उसके लिए एंटीप्लेटलेट, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल वगैरह देते हैं, जिससे कि थ्रोम्बोसिस ना हो। अगर गलती से कोई रप्चर हो भी गया है तो थ्रोम्बोसिस ना हो। स्टेटिन देते हैं, जिसमें अटोर्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन है। ये क्या करते हैं, स्टेबलाइजेस द प्लेग, जो प्लेग है उसको स्टेबल रखते हैं, फटे नहीं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं, तो ये सपोर्टिव हैं, मेन उसमें नहीं है ये। ACE इनहिबिटर्स, ठीक है, रैमिप्रिल, लोसार्टन, ये आफ्टर लोड को कम करते हैं और हमारा बीपी वगैरह होता है उसको डाउन रखते हैं। एंटीकोगुलेंट, हेपारिन, वारफेरिन इन अनस्टेबल एंजाइना विद रिस्क ऑफ क्लॉट, जहां पे क्लॉट बन रहा है उनमें ये एंटीप्लेटलेट और एंटीकोगुलेंट पक्का दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो तो आपको बिल्कुल याद रखना है वो ये, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भाई कैटेगरी पूछ लेता है, एंजाइना में कौन सी ड्रग की कैटेगरी यूज होती है, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हमारी मेन कैटेगरी है दवाइयों की। तो आपको ये तीनों तो पक्के से एक्सप्लेन करने हैं, मतलब एग्जाम्पल देने हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो अब ये हाइपरटेंशन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को कि ज्यादा है, तो ये चीजें इस तरीके से समझनी है, और इसमें अल्टीमेटली जो मैंने बताया वही 5-6 पॉइंट, डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, ठीक है, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, जो चीजें बताता हूं उसको पक्के से लिखते चलेंगे, और मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, कल इसी का आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, तब तक इसको पढ़ो, रिवाइज करो। ओके, गुड नाइट।